अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 9 की फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 8 है। और लेक्चर नंबर 8 में स्टूडेंट्स हम वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, यूनिट नंबर 6, वर्क एंड एनर्जी। न्यूमेरिकल जो हैं वो पिछले चैप्टर के इंशाल्लाह हम बोर्ड पे करेंगे। यूनिट नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट्स, वर्क और एनर्जी के बारे में जो है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन फिज़िक्स। चूँकि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि फ़िज़िक्स में हम दो ही चीज़ों को, मैटर और एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ़िज़िक्स में। स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट वर्क। वर्क जो है ये एक ऐसी टर्म है जिसको हम डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम कहते हैं जी आपने काम किया है। वर्क का मीनिंग क्या होता है? काम। तो आपने काम किया है, आपने काम जो है नहीं किया है। तो डेली लाइफ में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वर्क का। स्टूडेंट्स, एक चीज़ ज़हन में रखें कि वर्क के साथ एक और वर्ड हम जोड़ देते हैं कि वर्क काम किया जाता है। यानी आई मीन टू से डैट वर्क इज़ डन। ठीक है ना? वर्क के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? इज़ डन। काम हमेशा किया जाता है। तो फिज़िक्स में हम इसको बड़ा प्रिसाइजली, बड़ा जो है वो डिटेल में देखेंगे। हम जो है वो हर काम डेली लाइफ में जो भी वट एवर वी डू हम उसको वर्क कहते हैं। लेकिन फ़िज़िक्स में हम वर्क किसे कहते हैं, वो चीज़ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, वर्क इज़ डन, ये सेंटेंस मैं चाहता हूँ कि आपके ज़हन में बैठ जाए। काम हमेशा काम किया जाता है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें, आपके पास एक ट्रॉली है, सामान उसमें भरा हुआ है, तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करें और उसको 2 मीटर के जब आप उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगी? वो मूव करेगी, वो डिस्टेंस कवर करेगी। इसका मतलब है आपकी फोर्स ने उसको क्या करवा दिया? मूव करवा दिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करनी है कि आपकी फोर्स ने, एक तो ये कि आपकी फोर्स लगी, नंबर 1, आपने फोर्स लगाई। और दूसरी बात, फोर्स लगने के नतीजे में उस ऑब्जेक्ट ने मूव किया है, कुछ फासला तय किया है, कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ये दोनों बातें होना ज़रूरी हैं। फोर्स should act on a body and the result of this force body should cover some distance। जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे और उस फोर्स लगने के नतीजे में वो बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करे, तो हम फोर्स और डिस्टेंस इन दोनों से एक नई क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है और उसको हम क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। चलें, ठीक है जी। वर्क डन जो है, वर्क डन जो है ये इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। यानी आप एक सामान को उठा के 4 मीटर तक लेके जाते हो, तो आपने क्या किया? आपने वर्क किया। अगर आप उसी सामान को उठा के 4 मीटर की बजाय आप उसको 8 मीटर तक मूव करवा देते हो, तो आपने अब के बार वर्क जो है वो पहले से दुगना 2 टाइम्स कर दिया, आपने ज़्यादा कर लिया, डबल वर्क कर लिया आपने। इस तरह जो है वो वर्क जो है ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो दो चीज़ों की से जन्म लेती है, एक फोर्स से और दूसरा डिस्प्लेसमेंट से। वर्क के लिए देर हैज़ टू बी द टू थिंग्स, वन इज़ फोर्स जो कि लगेगी, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट जो उस लगने वाली फोर्स जो है वो बॉडी को कवर करवाएगी।
तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अ न्यू क्वांटिटी एंड दैट इज अ वर्क डन। और वर्क डन जो है इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू, और वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के, यानी एफ एस के। तो ये स्टूडेंट्स अगर तो फोर्स लगे और उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्टेंस कवर करे तो हम वर्क की कैलकुलेशन इस फार्मूले से करेंगे, W इज इक्वल टू एफ एस। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बॉडी पे 4 न्यूटन फोर्स लगाई और मेरी 4 न्यूटन फोर्स लगने के नतीजे में वो बॉडी ने इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और मेरे पास जो एक नया नंबर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8। ये 8 जो है ये एक नई चीज़ है जिसको मैं क्या नाम दूंगा, वर्क का। और वर्क जो है इसकी मेजरमेंट जो है वो की जाती है कि वर्क जो है इसकी कैलकुलेशन की जाती है कि वर्क जो है वो ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। इट डिपेंड्स अपॉन दी टू थिंग्स। आप फोर्स कितनी लगा रहे हो और आपकी फोर्स के नतीजे में बॉडी डिस्टेंस कितना कवर कर रही है। देखें मैंने अगर आपसे ये कहा कि आप एक चीज़ को 5 किलो चीज़ को 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करवाते हो, दूसरी तरफ आप 5 की बजाय 10 किलोग्राम चीज़ का जो है वो 5 मीटर ही कवर करवाते हो, यानी दोनों बॉडीज़ को आपने मूव करवाया 5 मीटर, उसको भी और उसको भी, लेकिन एक चीज़ हल्की है दूसरी भारी है, तो डेफिनेटली भारी चीज़ को मूव करवाने के लिए आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो किस सूरत में हम कहेंगे कि आपने वर्क ज़्यादा किया है? आंसर इज़ इन केस ऑफ हैवी बॉडी, जिसको आपने मूव करवाया उस सूरत में आपने वर्क जो है वो ज़्यादा किया। एक ये चीज़ है कि फोर्स ज़्यादा लगाओगे तो वर्क डन विल बी मोर। दूसरी चीज़ है कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करवाया, आपने डिस्टेंस कितना कवर करवाया। अगर आपने दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, दोनों एक जैसी हैवी चीज़ें हैं, अगर आप एक चीज़ को 5 मीटर तक ले जाते हो, दूसरी को 10 मीटर तक ले जाते हो, तो किस सूरत में आपने वर्क ज़्यादा किया है? डेफिनेटली 10 मीटर तक, 10 मीटर तक जिस चीज़ को आप लेके जाओगे यू विल हैव टू डू मोर वर्क। ठीक है जी। तो W इज इक्वल टू एफ एस जो है ये इसके इक्वल होता है। और ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब फोर्स की डायरेक्शन में ही बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे। जैसे आप किसी चीज़ को, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, आप ट्रॉली को जो है वो सामान से स्टोर से आप सामान खरीदते हो, आप ट्रॉली को मूव करवाते हो, तो आप जिस तरफ फोर्स लगाते हो उसी तरफ जो है वो ट्रॉली जो है वो मूव करती है। तो इन दैट केस हम W इज इक्वल टू एफ एस लगा के वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी कि डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस कवर करना भी मस्ट है और फोर्स का लगना भी मस्ट है। स्टूडेंट बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि यू अप्लाई फोर्स ऑन दी वॉल, आप दीवार पे फोर्स लगाओ, अब इन दिस केस यू आर अप्लाइंग अ वेरी मच फोर्स ऑन दी वॉल, बट as a result of your force this wall is not moving, not covering any distance, तो मैं कहूँगा सॉरी यू हैव डन नो वर्क। आपने वैसे बहुत काम किया होगा लेकिन इन फिज़िक्स आपका काम क्या है, ज़ीरो है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला W इज इक्वल टू एफ एस। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का होना भी मस्ट है। आप किसी हैवी चीज़ को उठा के खड़े हो जाओ, ठीक है, आप उसने बहुत फोर्स लगाई है, आपने उसको उठा के खड़े हो, अब वो चीज़ मूव नहीं कर रही, तो फिज़िक्स में आप एक बाल्टी को उठा के खड़े हो जाते हो जो कि पानी से भरी हुई है, ठीक है, आप फोर्स लगा रहे हो, बट इन फिज़िक्स हम आपके काम को ज़ीरो कहेंगे। क्यों? क्योंकि फ़िज़िक्स में काम उसको कहते हैं कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे और फोर्स लगने के नतीजे में वो बॉडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करे, और डिस्टेंस जो है वो इन दी डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स होना चाहिए। स्टूडेंट्स ये तो था कि जब फोर्स बॉडी पे लगे। अब पेज नंबर 120 पे जो सिचुएशन है मैं उसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अगर तो
ठीक है, हमने पीछे बात की कि अगर जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में ही कवर हो तो फिर तो ठीक है, W इज इक्वल टू एफ एस। एफ की वैल्यू पुट करो, एस की वैल्यू पुट करो, उनको मल्टीप्लाई करो और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपकी वर्क डन होगा। ठीक है, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि फोर्स जो है इसकी डायरेक्शन इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है। आई मीन टू से डैट कि लगने वाली जो फोर्स है वो ज़मीन के साथ एंगल थीटा बना रही होती है। लगने वाली जो फोर्स है वो ना ही तो वर्टिकल होती है ना ही वो हॉरिजॉन्टल होती है, वो इंक्लाइन होती है, यानी तिरछी हालत में होती है। जैसे कि आपको 120 पेज पे ये रेड कलर का एरो नज़र आ रहा होगा, दिस इज मेकिंग एंगल थीटा। इन दिस केस जब हम इस ब्लॉक को मूव करवाते हैं और ये ब्लॉक आगे चला जाता है, अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे क्या लगाई, आंसर इज फोर्स लगाई, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिस तरफ फोर्स है बॉडी भी उसी तरफ जा रही है। इफ़ यू लुक एट दिस डायग्राम फिगर 6.2 को अगर आप गौर से देखें तो फोर्स जो है वो रेड एरो से इसको शो किया हुआ है, जबकि बॉडी जो है वो ज़मीन के अलोंग एस डिस्टेंस कवर कर रही है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि फोर्स जो है उसके कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे। जैसा कि पीछे चैप्टर नंबर 4 के हमने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाले टॉपिक में बात की थी। यहाँ पे हम एक्चुअली फोर्स का जो वो कंपोनेंट ढूंढना चाहते हैं जिसकी वजह से ये बॉडी जो है ये अलोंग दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसने मूव किया है, ये ब्लॉक एक जगह से चल के आगे दूसरी जगह पे चला गया है। हम फोर्स का वो कंपोनेंट ढूंढना चाहते हैं, वो कौन सा कंपोनेंट है। हमने उस पीछे हमने पढ़ा था कि एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ कॉज ऑफ थीटा के। मैं आपको रेफर कर रहा हूँ रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाले टॉपिक की तरफ। एफ एक्स किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, एफ कॉस थीटा, और एफ वाई किसके इक्वल होता है, एफ साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे आप इतनी बात बता दें सिर्फ कि बॉडी ने डिस्टेंस कवर किस डायरेक्शन के अलोंग की है। योर आंसर विल बी सर इन द डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलोंग द अर्थ, ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अलोंग ही बॉडी ने मूव किया है। अब आप मुझे दूसरी बात ये बताएं, इस ज़मीन के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट कौन सा होता है, एफ एक्स वाला अलोंग दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है या एफ वाई वाला। तो आंसर इज एफ एक्स, एफ एक्स। तो यहाँ पे मैं फार्मूला W इज इक्वल टू एफ एस नहीं लगाऊंगा, मैं एफ के दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट को चूज़ करूँगा और वो मैं लूँगा एफ एक्स को। आई विल ड्रॉप दी एफ वाई कंपोनेंट बिकॉज here Fy component vertical component of this force F is playing no role in moving in displacing this block। ओके, तो इस वजह से मैं Fy को ड्रॉप कर दूंगा, मैं W इज इक्वल टू एफ एस की बजाय W इज इक्वल टू एफ एक्स एस फार्मूला लगाऊंगा और फिर मैं एफ एक्स की जगह पे एफ कॉज ऑफ थीटा जो है इसको और लिख दूंगा, चूँकि एफ एक्स हमें पता है कि एफ कॉज ऑफ थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फाइनली वी हैव द फार्मूला ऑफ वर्क डन हेयर एफ एस कॉज ऑफ थीटा, एफ एस कॉज ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्क जो है ये तीन चीज़ें डिसाइड करेंगी। अब से पहले तक मैंने आपसे एक बात कही थी कि दो चीज़ें डिसाइड कर रही हैं, एफ और एस। यहाँ पे एक तीसरी चीज़ है जिसको हम थीटा कह रहे हैं, एंगल का नाम दे रहे हैं। थीटा भी डिसाइड करेगा कि वर्क डन हुआ है या नहीं हुआ, अगर हुआ है तो कितना हुआ है, तो ये थीटा भी डिसाइड करेगा। एफ एस और थीटा ये तीनों मिल के डिसाइड करेंगे कि व्हाट विल बी दी एक्चुअल वैल्यू ऑफ द वर्क डन। स्टूडेंट्स, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स। अब वर्क के बारे में थोड़ा हम ये बात कर लेते हैं, इज द वर्क स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, वर्क जो है इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, इस लाइन को फिर से सुने, वर्क जो है इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्शन लेस क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता।
आपने काम किया, आपने 5 यूनिट काम किया, आपने 10 यूनिट काम किया, आपने 15 यूनिट काम किया, ये आपने काम किया। आपने थोड़ा काम किया, आपने ज़्यादा काम किया, लेकिन आपने काम किया, डेट्स गुड। इस डायरेक्शन में काम किया, इट मेक्स नो सेंस। वर्क जो है इट नीड्स नो डायरेक्शन, इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आपने राइट साइड की तरफ अगर 5 यूनिट काम किया है तो लेफ़्ट साइड की तरफ अगर करें 5 यूनिट तो ठीक है, वो भी काम है और वो भी काम है, इसमें डायरेक्शन जो है वो नहीं आती। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है और वर्क जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है वो जूल होता है। आप कहेंगे सर वर्क का फार्मूला एफ एस है, एफ का जो यूनिट है वो न्यूटन होता है, एस का जो यूनिट है वो मीटर होता है। तो न्यूटन मीटर, क्या ये फार्मूला हमें वर्क का यूनिट बना के नहीं देता? डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस, एफ न्यूटन, एस मीटर। न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ वर्क। आंसर इज yes, you are right. Newton meter is the unit of work. But in physics we use this again and again. इस वजह से न्यूटन मीटर मेरा ख्याल है ये इसको अगर हम एक ही नाम दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। चलें स्टूडेंट्स, जिस साइंटिस्ट ने ये इंट्रोड्यूस करवाया था वर्क का कॉन्सेप्ट, हम उसी के नाम से वर्क का यूनिट भी रख देते हैं। न्यूटन मीटर की बजाय हम कहेंगे जूल, जूल, जो भी इसको आप पढ़ लें, JOUL। अब स्टूडेंट्स ये जूल जो है, JOULE, जूल जो है ये दिस इज़ द यूनिट ऑफ वर्क। चलें जी, वर्क का यूनिट क्या है? जूल। अब हमें एक बंदा कहता है मैंने 5 जूल वर्क किया, एक कहता है मैंने 10 जूल वर्क किया, ठीक है, तो एक कहता है मैंने 15 जूल वर्क किया है। तो ओके, डेट्स फाइन, बात समझ में आ रही है। अब हम 1 जूल वर्क को यूनिट ऑफ वर्क जो कि जूल होता है, हम उसको डिफाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स। फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिफाइन 1 जूल वर्क। अब हमें आइडिया तो होना चाहिए ना, एक बंदा इसने बहुत ज़्यादा काम किया, एक बंदा उसने थोड़ा सा काम किया, तो इस तरह हमें 1 जूल वर्क का भी अंदाज़ा तो होना चाहिए। जैसे 1 मीटर लेंथ का अंदाज़ा हमें है कि नहीं है ना? अगर हम कहीं यहाँ से लाहौर तक का डिस्टेंस 1 मीटर है तो आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं है, 1 मीटर तो छोटा सा होता है, ठीक है ना? तो इस तरह क्यों? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मीटर का आइडिया है। इस तरह हम 1 जूल वर्क का भी आइडिया लेना चाहते हैं कि कितने वर्क को, क्या बहुत ज़्यादा काम को 1 जूल कहते हैं या बहुत थोड़े काम को, हम उसको डिफ़ाइन करके उसका आइडिया लेना चाहते हैं कि 1 जूल वर्क जो है वो किसको कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर एक बॉडी पे, ये बात मेरी ध्यान से सुनिएगा, अगर एक बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगे, कितनी फोर्स लगे? 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, ना 1 न्यूटन से ज़्यादा ना 1 न्यूटन से कम। एक बॉडी पे 1 न्यूटन फोर्स लगे और 1 न्यूटन फोर्स लगने के नतीजे में बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे। ये दोनों बातें पूरी होनी चाहिए। बॉडी पे लगने वाली फोर्स कितनी होनी चाहिए? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन के नतीजे में जो डिस्टेंस कवर हो वो भी 1 मीटर होना चाहिए। ना 1 मीटर से ज़्यादा का डिस्टेंस कवर होना चाहिए, ना 1 मीटर से कम का। तो हम कहेंगे हमने 1 जूल वर्क किया। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 मीटर। बात समझ में आ गई है ना? अगर एक बॉडी पे आप 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और वो बॉडी आपके 1 न्यूटन फोर्स के नतीजे में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करे, तो आप क्लेम कर सकते हो कि सर आई हैव डन अ 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है, आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये वर्क का कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिट ऑफ वर्क दैट विच इज़ जूल, ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।